आज की वीडियो में बात करूंगा आलू की बेसल डोज के बारे में क्योंकि बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि आलू की एक आदर्श बेसल डोज क्या हो सकती है जिसके माध्यम से हम अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। हमारा उत्पादन चूंकि बेसल डोज पर ज़्यादा डिपेंड करता है आलू का, इसीलिए हमें बेसल डोज पर फोकस भी ज़्यादा करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर खेत की तैयारियां करते समय हमारी से जो भी गलतियां हो गई होती हैं उनको भी सुधार करना होता है बेसल डोज के समय। और बेसल डोज में जो गलतियां हो जाती हैं वो हमारी आखिरी तक नहीं सुधरती, इसलिए बेसल डोज को सोच समझ के डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यदि आप 1 एकड़ ज़मीन का बिजाई करना चाहते हैं आलू की, तो मैं बात करूंगा यहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन के बेसल डोज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि उनकी ज़मीन यदि 1 एकड़ से थोड़ी सी कम है या 1 एकड़ से थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर बेसल डोज आलू की खेती में क्या रोल प्ले करती है। चूंकि यदि हमारी ज़मीन 1 एकड़ में 2 बीघा ज़्यादा है और उसमें हमने 1 एकड़ ज़मीन की ही डोज डाली है, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। साथियों देखिए, आलू की बिजाई करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आलू के फुलाव को बढ़ाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा खेत में खाद की ज़रूरत पड़ती है। यदि हमारे खेत में पड़ा हुआ है ऑर्गेनिक खाद, चाहे वो गोबर की खाद है, सड़ी गली खाद, या फिर पेड़ पौधों की कच्ची खाद है, या फिर हमने ढैंचा की बिजाई करी है, या सनी की बिजाई करी है, या धान की पुआल की जुताई करी हुई है, किसी भी प्रकार की खाद है, यदि हमने ऑर्गेनिक मैनुअल उसमें डाला हुआ है तो वो हमारे को लाभ देगा पूरी तरह से। और वो हमारा ऑर्गेनिक खाद को हम कर देते हैं साइड। यदि हमने किसी भी प्रकार की ऑर्गेनिक खाद की जुताई वहां पर नहीं करी है तो हमें यहाँ पर गोबर की सड़ी गली खाद 1 एकड़ जमीन में कम से कम 5 से 6 ट्रॉली जरूर डालना चाहिए। 5 से 6 ट्रॉली सड़ी गली जो खाद होगी वो हमारे आलू को बहुत लाभ देती है, क्योंकि आलू के लिए चाहिए भुरभुरी मिट्टी, और आलू को टाइट करने वाली जो मिट्टी होगी उसमें आलू की ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकती। इसीलिए मिट्टी का जो भुरभुरापन है वो हमारी आलू की ग्रोथ को बहुत फायदे देता है। साथियों, खेत में गोबर की सड़ी गली खाद डालने के बाद बहुत सारे किसान साथी यहाँ पर पलेवा करने के लिए जाते हैं, और पलेवा करने के समय पर वो पूछना चाहते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, पलेवा करते समय आपको सिर्फ एक बात का ध्यान करना है कि यदि आपने पुआल की जुताई करी है अपने खेत के अंदर और आपके खेत में सल्फर आपको डालना है, सल्फर के साथ में जिंक भी जरूरत हो सकती है, और यूरिया खाद तो जरूर डालना है क्योंकि आपके पुआल के जो अंश हैं वो भी वहां पर गल जाएं। तो देखिए, धान में आप धान की पुआल को गलाने के लिए 1 बैग यूरिया खाद के साथ में सल्फर आप डाल दीजिए। यहाँ पर WDG अगर हो तो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और यदि दानेदार है तो 5 से 6 किलोग्राम सल्फर आपको काफी रहेगी। जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक आप ग्रेनुअल फॉर्म में लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर के साथ मिला के और यूरिया के साथ मिला के बुरकाव कर दीजिए और खेत में पानी लगा दीजिए। जिंक और सल्फर मैं आपको नीचे डालने के लिए क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का कारण यह होता है कि जिंक सल्फेट और सल्फर वो हमारे बेसल डोज में DAP के साथ में मिलकर रिएक्ट करते हैं, तो DAP का रिजल्ट इतना अच्छा हमें नहीं मिल पाता। और हालांकि सल्फर जब हम अपने खेत के अंदर लगाते हैं तो सल्फर हमें तुरंत रिजल्ट नहीं देता, वो हमें लगभग 15 से 20 दिन का समय ले लेता है। इसीलिए 15 से 20 दिन पहले लगाई गई सल्फर या जिंक हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, और हमारी फसल को जब जरूरत होती है वो उस टाइम पर हमें मददगार साबित होती है, हमारे पौधे को मिल जाती है, उपलब्धता अच्छी रहती है। साथियों, पलेवा के समय पर डाली हुई ये खाद हमें हमारे पौधे के समय के अनुसार या जरूरत के अनुसार हमारे पौधे को मिल जाएगी, क्योंकि मिट्टी में इसकी उपलब्धता पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर बेसल डोज के बारे में, चूंकि बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि बेसल डोज यहाँ पर क्या रखनी चाहिए। चूंकि आलू की खेती में हमें सबसे अहम पार्ट बेसल डोज पर फोकस करना होता है। देखिए, यदि आलू की खेती आप करना चाहते हैं तो यूरिया खाद आप यहाँ पर डालेंगे लगभग 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 1 एकड़ जमीन में 40 किलोग्राम यूरिया आपके लिए काफी रहेगा। DAP यदि आप डालना चाहते हैं, डायमोनियम फॉस्फेट जो दानेदार फॉर्म में है, उसको आप 25 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी कि यहाँ पर 3 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से डालें, वो काफी रहेगा। और पोटास की मात्रा की अगर मैं बात करूं तो 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास यहाँ पर काफी रहेगी, यानी कि यूरिया 40 किलोग्राम, DAP यहाँ पर लगभग 150 किलोग्राम और पोटास यहाँ पर लगभग 50 किलोग्राम काफी रहता है। ये एक हमारी आदर्श डोज कही जा सकती है, NPK के अनुसार हम इसकी बिजाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि अगर हम आलू की खेती कर रहे हैं तो आलू की खेती में जड़ पर लगने वाले रोग बहुत ज्यादा होते हैं। जड़ पर लगने वाले रोगों से अगर हमने अपने आलू की फसल को बचा लिया तो हमारे आलू पर एक तो छिट्टी नहीं आती है, आलू साफ रहता है, आलू की मोटाई अच्छी रहती है, और दाने रखने की जो क्षमता है पौधे की वो मजबूत रहती है, क्योंकि जब आलू गलता है पौधे की जड़ पर तो वो वहां से भी फंगस पौधे को देता है।
यहाँ पर हमें फोकस किस चीज़ पर करना होता है कि आलू की बिजाई करते समय हम ऐसे दानेदार कुछ दवाएं डालें जिसके माध्यम से हमारे आलू की जड़ पर फंगस जनित रोग ना अट्रैक्ट करें। साथियों, इसमें हमें डालना होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा अगर हम डालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालेंगे। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्र बुरकाव करने के लिए। बुरकाव करने के लिए जब भी हम माइक्रोराइजा डाल रहे हैं तो 4 किलोग्राम सफिशियंट रहता है। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि यदि आप पानी के साथ मिलाकर चलाना चाहते हैं माइक्रोराइजा को, तो 2 किलोग्राम से भी आप 10 किलोग्राम माइक्रोराइजा का रिजल्ट ले सकते हैं। कैसे? आप 200 लीटर के एक पानी के ड्रम में माइक्रोराइजा 2 किलोग्राम डाल दीजिए, उसमें 2 किलोग्राम गुड़ डाल दो और उसको 8 दिन तक कवर करके रख दो। वो 2 किलोग्राम गुड़ आपके माइक्रोराइजा को 10 गुना मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा। इससे आपको लाभ क्या देखने को मिलेगा कि आपकी मिट्टी के अंदर जो माइक्रोराइजा पानी के साथ में फैलेगा वो पूरी मिट्टी में अपने ऐसे है जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके पौधे को बहुत अच्छा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं और फंगस जनित रोगों से पौधे की जड़ों को दूर रखता है। जब हम पौधे के पास में इसको मिला के लगाते हैं या बुरकाव करते हैं तो पौधे की जड़ों के पास में ये एक झिल्ली पैदा कर देता है जिससे कि कोई भी किसी भी प्रकार की फंगस हमारे पौधे की जड़ों को इफेक्ट नहीं कर पाती। और आलू की खेती चूंकि धान की पुआल कटने के बाद में हो रही है तो यहाँ पर पौधे की जड़ों को सुरक्षित करने के लिए माइक्रोराइजा एक बहुत अच्छा विकल्प है। साथियों, माइक्रोराइजा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे हम एनपीके यानी कि डीएपी, यूरिया और पोटास के साथ में। इसमें यदि हमें मिक्स करना है तो बोरॉन मिक्स करना होगा। बोरॉन की मात्रा कितनी डालनी होती है? 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि हम 20% में डाल रहे हैं। यदि हम 14% या 10% वाली बोरॉन का उपयोग कर रहे हैं तो वो यहाँ पर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ तक डाली जाएगी। बोरॉन में आपको ध्यान रखना है परसेंटेज का। यदि 10% और 14% वाली है तो उसको तो डालना है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और यदि 20% है उसको डालना है आपको यहाँ पर लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव के माध्यम से। तो आपका जो कॉम्बिनेशन रहा वो बोरॉन प्लस माइक्रोराइजा प्लस एनपीके यानी यूरिया, डीएपी और पोटास, इन 5 तत्वों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए एक आदर्श कॉम्बिनेशन है। जहां तक बेसल डोज का सवाल है, कुछ मेरे साथी यहां पर सल्फर को बेसल डोज में डालने की चेष्टा करते हैं, यानी कि वो कहते हैं प्रीफर करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, यदि आप बेसल डोज में सल्फर को मिक्स करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक तरीका है। क्या तरीका है? कि जब आप पोटास, यूरिया और इनके साथ में माइक्रोराइजा और दूसरा कोई भी फंगिसाइड मिला रहे हैं तो मिलाने के बाद में आप उसी में यहां पर मिक्स करेंगे सल्फर को, डीएपी को अलग खड़ा रहने देंगे। तो जो आपने मिक्सिंग करी सल्फर की वो आपका कोट हो गया अलग डीएपी से अलग वाले साल्ट में, और उस साल्ट को आप पहले बुरकाव कर देंगे। बुरकाव पहले करने के बाद में तब आप डीएपी का दोबारा से बुरकाव करेंगे, खाली डीएपी का। तो वो आपकी सल्फर से जो दाने सल्फर के संपर्क में आएंगे वो तो फिक्स हो जाएंगे, लेकिन जो बचा हुआ डीएपी है वो आपके पौधे को प्रॉपर मिलेगा सल्फर के साथ में भी। तो सल्फर का यदि आपने बुरकाव करना है तो आप अलग करेंगे और डीएपी को आप अलग से बुरकाव करेंगे। यदि आप सल्फर को पहले सिंचाई के समय पर दे देते हैं तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आप सल्फर को खड़ी फसल में लगाना चाहते हैं तो खड़ी फसल में तीसरे पानी पर आप इसे आसानी से दे सकते हैं, जबकि आपका समय 45 से 50 दिन का चल रहा होता है। उस समय पर आपके खेत में सल्फर क्या काम करता है? देखिए, 45 से 50 दिन पर जब पौधे की ग्रोथ की अवस्था चल रही होती है उस समय पौधे को हरापन बढ़ाने के लिए, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर की जरूरत होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से पौधा भोजन बनाना चाहता है। उस समय पर सल्फर को अगर आप बुरकाव के माध्यम से यूरिया खाद के साथ में कोट करके दे देते हैं तो वो भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है और आपको एट रैंडम रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आलू के पौधे, आलू के दाने के ऊपर लगने वाली जो चिट्टी होती है उससे भी बचाव करता है सल्फर, और जो पौधे के अंदर तेलीय कंटेंट की मात्रा की जरूरत होती है उसे भी पूरा करने का काम सल्फर यहाँ पर करता है। तो सल्फर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है यदि आप उसे सही समय से और सही तरीके से उपयोग करेंगे। बोरॉन आपके आलू को फटाव करने से बचाएगा। मैंने जहां तक देखा है, चिप्सोना 3 आलू को जब हम रोपाई करते हैं, बिजाई करते हैं, तो उस समय पर उसके बीज में भी कई सारे दाने फटे हुए होते हैं। तो जो फटा हुआ दाना लगता है वो फंगस को तो तेजी से खींचता ही है, साथ में उसके जो दाने होते हैं रखे हुए वो भी बहुत जल्दी से फटते हैं। तो आलू को फटाव से बचाने के लिए बोरॉन आपको यूज करना ही होगा। तो बोरॉन को आप एनपीके के साथ मिक्स करके बिजाई करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, यदि आप इस टाइप से ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको गजब के रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।